नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है नेशन नेट 9 और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक की खबरें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। खबरों की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे से, जहां पर आज उनके 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू आज बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय के पारंपरिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। बीरभूम में सांपों का बहुत ही प्रकोप है और इस वजह से सुरक्षा को देखते हुए सपेरों को भी बुलाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू आज बेलूर मठ से लेकर नेताजी के पैतृक आवास का दौरा करेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कोलकाता पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने खुद आदिवासी ड्रम बजाया। वो आदिवासी डांस परफॉर्मेंस में भी शामिल हुए। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बने आवासीय परिसर में पार्टी के महासचिव यानी कि मंत्री स्तर के नेता रहेंगे और इसे पार्टी की बड़ी बैठकों और कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के लिए इस परिसर में रहने वालों की सुविधा होगी। वहीं शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां आज सुबह 9 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में मौजूदा सत्र, आगामी विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी का संबोधन होगा, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने की रणनीति के साथ साथ पीएम मोदी पार्टी सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे। अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है, जहां लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। बता दें कि बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। वहीं अब राहुल और जेपीसी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा बना लिया है। बता दें कि टाइप 6 से टाइप 8 तक के सरकारी बंगले सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों को अलॉट किए जाते हैं। राहुल गांधी का बंगला टाइप 7 है। टाइप 7 विशेष तौर पर राज्य मंत्री, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, कम से कम 5 बार सांसद रहे व्यक्तियों को अलॉट किया जाता है। पहली बार अगर कोई सांसद बनता है तो उसे सरकार की तरफ से पहले टाइप 5 का बंगला दिया जाता है, लेकिन अब नए शर्तों के अनुसार उसे टाइप 6 का बंगला दिया जाएगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एक और प्लान जारी किया है। बता दें कि आज और कल यानी कि 29 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 35 शहरों में डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस संबंध में पूरा प्लान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के साथ साथ अडानी की वास्तविकता, नीरव मोदी और ललित मोदी को मोदी सरकार की क्लीन चिट देने पर भी बात करेंगे। इस वरिष्ठ नेताओं का काम सभी मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें बीजेपी की मनमानी समझाने की कोशिश होगी। खबरों में एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल शाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में करीब 16 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बैठक से दूरी बनाई। बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, द्रमुक नेता टीआर बाबू,
टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक होकर लड़ेगा। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के 3 दिन बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज भी संसद परिसर में बने गांधी जी की प्रतिमा के सामने काले कपड़े पहनकर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। इससे पहले 27 मार्च को काले कपड़े पहने विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। बाद में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और विजय चौक तक मार्च निकाला और राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर का बार बार जो अपमान कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर का देश की आजादी के लिए जो योगदान है ये सभी को पता है, बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। सीएम एकनाथ शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के काम और उनका रवैया निंदा करने के लिए बहुत कम है, सभी को उनकी निंदा करनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत की। माफी मांगने पर राहुल गांधी ने कहा, मैं माफी मांगने वाला सावरकर नहीं हूं, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। अगली खबर दिल्ली से है, जहां चुनाव के बाद आज पहली बार एमसीडी का बजट पेश होगा। बैठक में नेता सदन से नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा करेंगे। इसमें 2022-23 से संशोधित बजट और 23-24 के अनुमानित बजट पास होगा, लेकिन इस बैठक में पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी इस बैठक में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला रही है, जिसे लेकर पार्टी की तरफ से देर शाम घोषणा की गई, जबकि विपक्षी दल बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाया है कि एमसीडी बजट पर उनके सुझाव नहीं लिए गए हैं। बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद निगम की सदन की पहली बैठक लगातार हंगामे के कारण अधूरी रही। इसमें मेयर के चुनाव तो हो पाए, लेकिन स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और ऐसे में आज निगम ने दिल्ली सरकार की अनुमति से खास तौर से बजट पास कराने के लिए बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अब कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ एमसीडी का बजट पास होगा। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अडानी के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार करते हुए स्पीकर ने मंगलवार को इस पर चर्चा कराने की मंजूरी दी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में भी हंगामे के आसार हैं। और बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि पिछले 65 सालों में दिल्ली ने जितनी तरक्की की है उससे ज्यादा विकास पिछले 8 सालों में हुआ है। उन्होंने बताया कि 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 28 फ्लाईओवर बनाए हैं, जबकि आने वाले 2 से 3 सालों में दिल्ली में 29 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे दिल्ली की जनता को जाम से निजात मिलेगी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने मुफ्त बिजली योजना को रोकने पर कहा कि मुफ्त बिजली को रोकने के लिए व्यापक साजिश रची जा रही है, जिसे दिल्ली सरकार कामयाब नहीं होने देगी। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कम पढ़े लिखे वाले बयान पर कहा कि अगर नेतृत्व पढ़ा लिखा होगा तो फैसले भी बेहतर लिए जाएंगे, और अगर नेतृत्व कम पढ़ा लिखा होगा तो उसके लिए हुए फैसले का असर देश पर होगा। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां रामनगर में आज से 3 दिनों तक G20 की बैठक आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में अमेरिका, जापान समेत G20 के अन्य देशों के करीब 100 प्रतिनिधि रामनगर में आयोजित होने वाली समिट में भाग लेंगे। 3 दिवसीय G20 बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिक शामिल होंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे वैज्ञानिक और भारतीय अधिकारी पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मेहमानों का स्वागत उत्तराखंड की टोपी पहनाकर किया जाएगा।
उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें रामनगर, ऋषिकेश और मुनि की रेती में होंगी। रामनगर में 28 मार्च को रात्रि भोज और 29 मार्च को ग्राम समूह की बैठक होगी। 30 को विदेशी मेहमान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण करने के बाद लौट जाएंगे। इसमें दुनिया के 50 से अधिक देशों के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमियों के वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। खबरों में अब रुख करते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां पर विशाखापट्टनम में आज से 2 दिनों तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। दूसरी बैठक का विषय कल के शहरों का वित्त पोषण समावेशी, लचीला और टिकाऊ रखा गया है। बैठक में विभिन्न बुनियादी ढांचा निवेश पहलुओं के वित्त पोषण को अनलॉक करने के तरीकों का पता लगाया जाएगा। बैठक में भविष्य के शहरों के निर्माण की दिशा में होने वाले निवेश को बढ़ावा देने और समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सभी सदस्य देश अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। साथ ही सामूहिक भागीदारी पर भी मंथन किया जाएगा। ये 2 दिवसीय बैठक भारत की वार्षिक G20 की अध्यक्षता में एक हिस्सा होगी, जो सितंबर में नई दिल्ली में शिखर स्तरीय बैठक में साथ समाप्त होगी। खबरों में रुक करते उत्तर प्रदेश की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर वन विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में CSR फंड की तरफ से वन विभाग को 250 बाइक और 35 स्कूटी दी गई, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जलोत्सव माह का शुभारंभ किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से न सिर्फ इंसान बल्कि पूरी जीव और सृष्टि को बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दौरान सीएम योगी ने वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया और कहा कि वन विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पूरी दुनिया आज इस बात के लिए परेशान है कि पृथ्वी का क्या होगा, क्योंकि दुनिया भर में पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ऐसे दौर में पर्यावरण संरक्षण को लीड करना सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने 26वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से संवाद किया। अगली खबर दिल्ली से है, जहां जामिया हिंसा मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ और इस दौरान दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम, सफूरा जरकर समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कल सुबह 10:30 बजे इन आरोपियों के मामले पर फैसला सुनाएगी। पिछले सप्ताह 2 घंटे से अधिक की सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया था और इस मामले में अभियोजक दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि निचली अदालत ने जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां पारित करके उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया और ऐसे में निचली अदालत की टिप्पणी को फैसले से हटाया जाना चाहिए। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इस्कॉन मंदिर पहुंची। आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, जहां बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इस्कॉन मंदिर पहुंची थी। वहीं मंदिर के प्रबंधक ने हेमा मालिनी का स्वागत किया। खबरों में अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां आज माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में पेशी होगी। जहां 28 फरवरी 2006 को हुए उमेश पाल के अपहरण केस में प्रयागराज के MP MLA कोर्ट फैसला सुनाएगी। सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। इससे पहले सोमवार की शाम को आरोपी माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। आज सुबह 10 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी के बीच जेल से प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अतीक, अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों पर फैसला आना है। बता दें कि अतीक ने 2006 में उमेश पाल को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया था। उमेश ने 2007 में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। अगली खबर भी अतीक अहमद को लेकर है, जहां आज अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद ने अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश जेल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। अतीक की याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने दायर याचिका में मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए। कल उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को
भारी सुरक्षा के बीच नैनी केंद्रीय जेल लाया गया, जहां पर अतीक ने याचिका में यूपी जेल ट्रांसफर को लेकर विरोध व्यक्त किया था। याचिका में कहा गया कि यूपी सरकार ने कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जा सकता है। अतीक ने याचिका में कहा कि अगर मामले में पेशी होती है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। अतीक ने याचिका में यह तक कहा कि अगर यूपी पुलिस को ही पूछताछ करनी है तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की सुरक्षा में अहमदाबाद में ही उनसे पूछताछ हो सकती है। खबरों में अब रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां पर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। पटना में मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में नीतीश कुमार ने 7 एजेंडे को मंजूरी दी है, जिसमें वैशाली में हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने यहां सुविधाएं विकसित करने का फैसला किया है। साथ ही वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के डिजाइन और अन्य कामों के लिए 73 करोड़ रुपए जारी किए गए। राज्य सरकार ने बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लागू करने का भी फैसला किया है। बिहार की अदालतों में 1500 डेटा एंड सिस्टम एनालिस्ट के पदों को मंजूरी दी गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई है। पटना हाईकोर्ट के कर्मियों के लिए अदालतगंज में आवास बनाए जाएंगे। खबरों में अब रुक करते हैं गुजरात की ओर, जहां पर नवसारी की एक अदालत ने साल 2017 के एक मामले में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपए का जुर्माना लगाया। पटेल पर नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में छात्रों के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगा था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट VA धदल की अदालत ने वसंता सीट से विधायक पटेल को धारा 447 के तहत आपराधिक अत्याचार के लिए दोषी पाया। पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्य सहित 6 अन्य के खिलाफ कई धाराओं में 2017 में जलालपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत ने 3 अभियुक्तों को आपराधिक अत्याचार का दोषी पाया और उन्हें 99 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें 7 दिनों के साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। अगली खबर ओडिशा से है, जहां बारकुल में आज अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल होगा। आज INS चिल्का पर इनकी पासिंग आउट परेड भी होगी। ये पासिंग आउट परेड INX चिल्का पर ट्रेनिंग ले रही 273 महिला अग्निवीरों सहित 2600 अग्निवीरों की ट्रेनिंग सफल समापन के मौके पर कराई जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे। आज होने वाली पासिंग आउट परेड में एक तरफ जहां पर पहली बार अग्निवीरों की पहली बैच की तैनाती होगी, तो दूसरी तरफ ये सूर्यास्त के बाद आयोजित होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि परंपरागत रूप से पासिंग आउट परेड सुबह के वक्त आयोजित होती है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसे सूर्यास्त के बाद आयोजित किया जाएगा। खबरों में अब रुक करते हैं राजस्थान की ओर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर और जोधपुर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान बीकानेर में CM गहलोत छात्र संघ के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जोधपुर में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय बैठक की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। आज दोपहर 3 बजे राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जाएगी। ताकि कि इस साल में आखिर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने से देखते हुए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां पूर्व CM BS येदियुरप्पा के शिवमोगा स्थित घर पर हमला किया गया। आरक्षण से संबंधित मुद्दे का विरोध कर रहे बंजारा समुदाय के लोगों ने उनके घर पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए येदियुरप्पा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। आपको बता दें कि SC/ST समुदाय को दिए गए आरक्षण में आंतरिक रिजर्वेशन को लेकर बंजारा समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय को 17% रिजर्वेशन देने को कहा था, उसे आंतरिक रूप में बांट दिया था। राज्य सरकार का यह फैसला सदाशिव आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। बंजारा समुदाय के मुखियाओं का कहना है कि सदाशिव आयोग की सिफारिश से उनके समुदाय को नुकसान होगा और राज्य सरकार ने इस फैसले को लागू करने की जो सिफारिश केंद्र को भेजी है उसे तुरंत वापस लेना चाहिए। अगली खबर केरल से है, जहां तिरुवनंतपुरम में NDA ने विरोध मार्च निकाला। केरल सरकार की भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ
सचिवालय तक एनडीए ने मार्च निकाला। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इससे पहले बीजेपी के आमंत्रण पर बीडीजेएस के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। उसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी भी केरल में एनडीए के मुख्य दल के रूप में बीडीजेएस के साथ संबंधों में सुधार लाना चाहती है। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां हाईकोर्ट ने कथित रिश्वत मामले में बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान लोकायुक्त के वकील ने जमानत अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने बीजेपी नेता को 7 मार्च को अग्रिम जमानत दी थी। बता दें कि मामले में कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के सामने एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद बेटे प्रशांत मदल को लोकायुक्त पुलिस ने 2 मार्च को कथित रूप से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया था। इसके बाद विरूपाक्षप्पा ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरों में रुक करते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां शहरी विकास मंत्री ओदिमुलापू सुरेश एक दुर्घटना में बाल बाल बचे। विशाखापट्टनम में रामाकृष्णा बीच पर पैरा मोटर फ्लाइंग पैरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में विकास मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री विदादला रजनी भी शामिल हुए और इस दौरान पैरा मोटर फ्लाइंग करने के समय शहरी विकास मंत्री सुरेश का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से वो बाल बाल बच गए। हालांकि बाद में व्यवस्था में कमी का हवाला देते हुए पैरा मोटर फ्लाइंग के उद्घाटन को रद्द कर दिया गया। और इसी के साथ नेशन@9 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।